Assalamu alaikum. Today, this is a subject of Management Information System of BBA and BCom 7th. Today's topic is acquiring information system and applications. This is the chapter online. In this chapter, we will discuss planning for and justifying IT applications, strategies for acquiring IT applications, the traditional system development lifecycle, alternative methods and tools for system development, and vendor and software selection. So first we continue with the learning objectives that इस चैप्टर से या इस लर्निंग से आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे या आप क्या लर्न करेंगे इससे। ठीक है, सबसे पहले तो डिफ़ाइन आईटी स्ट्रेटजिक प्लान। इस चैप्टर में आपको एक आईटी स्ट्रेटजिक प्लान डिफ़ाइन किया जाएगा कि स्ट्रेटजी क्या होती है और आप इससे कैसे प्लान डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे 3 ऑब्जेक्टिव्स के जो कि उसको मीट करते हों एंड डिस्क्राइब द 4 कॉमन अप्रोचेस टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि वेदर द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू मेक इज़ बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट। Next, we will discuss the 4 business decisions that companies must make when they acquire new applications, कि वो कौन कौन सी उनको बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि वो अपनी जो न्यू आईटी एप्लीकेशंस हैं उनको एक्टिव कर सकें। फिर आइडेंटिफाई करेंगे हम 6 प्रोसेसेस को जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं और एक्सप्लेन करेंगे प्राइमरी टास्क एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईच प्रोसेस। नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे 4 ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मेथड्स एंड 4 टूल्स जो कि डेवलपमेंट मेथड को सपोर्ट करते होंगे और आइडेंटिफाई करेंगे एटलीस्ट एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। फिर एनालाइज कर लेंगे प्रोसेस को ऑफ वेंडर एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के किस तरह एक स्टेप प्लानिंग से चलता है और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन यानी कि जो एंड जब आप सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिस्टम जो है वो रन करेगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन हो जाती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, दैट इज़ प्लानिंग फॉर एंड जस्टिफाइंग आईटी एप्लीकेशन। तो क्लास जब भी आपने कोई चीज़ प्लान करनी होती है, जब भी आपने कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन है जब कोई न्यू चीज़, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई एम्प्लॉय, कोई भी चीज़ हायर मतलब अंदर लेकर आनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो प्लान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि हम लोग आईटी पढ़ रहे हैं, एमआईएस रिलेटेड हमने चीज़ देखनी है, तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, आईटी को इंट्रोड्यूस करवाना है या किसी सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाना है, किसी एप्लीकेशन को रन करवाना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेंगी, देखेंगी कि क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम अराइज हुई है, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डाटा सारा मिक्सअप हो गया हो क्योंकि वो मैनुअल चल रहा था, कोई ऐसा रजिस्टर जिसके ऊपर सारी एंट्रीज थी उनकी सेल्स की, वो उनसे मिसप्लेस हो गया। अब उन्हें आइडिया हुआ है कि आईटी या सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन या एक डाटाबेस कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उन्होंने ये देखा कि हम लोगों को ज़रूरत है आईटी को इंट्रोड्यूस करवाने की। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एनालाइज करती है, नीड एनालाइज करती हैं फॉर द आईटी एप्लीकेशन। ईच आईटी एप्लीकेशन मस्ट बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। अब आपने कोई भी चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करवानी है, कोई आईटी सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवानी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं है। जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हमने एस्टिमेटेड एक कॉस्ट लगाई है, वो हमारे लिए बेनिफिट भी जनरेट करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं या एक एप्लीकेशन पोर्टफोलियो होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं। क्या इसको हम जनरली भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम आईटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका एक मिशन, एक विजन होता है जिसके ऊपर ही वो अपने हर डिसीजन को लेती हैं या इम्प्लीमेंट करवाती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, ठीक है, और एक बिजनेस असेसमेंट होती है कि बिजनेस के पास क्या क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं। उससे वो एक स्ट्रेटजिक प्लान जनरेट करती है, मतलब उनका मिशन क्या था, किस पर्पस के ऊपर काम कर रही हैं, उनका बिजनेस क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, और उनके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। वो उन्होंने स्वॉट एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस, उन्होंने सारे एनालिसिस पहले से किए होते हैं। फिर वो एक स्ट्रेटजिक प्लान जो है उसको ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजिक प्लान
और उनके पास एक करंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर होता है, वो ऑलरेडी किसी आईटी के ऊपर काम कर रही होंगी, उन्होंने कोई अपडेशन करनी होगी या मॉडिफिकेशन करनी होगी। ठीक है, जब वो देखेंगे कि हमारा करंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आर्किटेक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुका है, हमें न्यू सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जिस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग है एक टेम्परेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि अब हम लोग हमारे हमें जल्द मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है इस चीज़ की, तो हमें ना इंट्रोड्यूस करवाना है अपना सॉफ्टवेयर, हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर नहीं चल सकते ज़्यादा टाइम। तो वो देखेंगे कि हमारा करंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर क्या और हमें न्यू क्या इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो अपने स्ट्रैटेजिक प्लान को और उसको देखते हुए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे, जो कि इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए एट द टाइम ऑफ नीड इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वो चले जाएंगे न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। जब इनका प्लान बन जाएगा तो वो एक न्यू टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लेंगे, और फिर उसके ऊपर आगे प्लान होगा कि इसको हमने ऑपरेशनल कैसे करवाना है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है, क्या हमें न्यू टीम हायर करनी है या हमारे पास करंट इतना रिसोर्स है, इतनी स्पेशलाइजेशन है लोगों के पास कि वो उसको रन कर सकते हैं, या हमें कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है। उसके बाद वो चले जाएंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा देंगे अपनी डिफरेंट चैनल्स के अंदर, अपने डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर या अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग में आ जाता है एक तो स्ट्रेटेजिक प्लान और आईटी आर्किटेक्चर जो आपका करंट चल रहा है, वो आगे किसको जनरेट करता है, आपके स्ट्रेटेजिक प्लान को, कि हमने किस तरह लॉन्ग टर्म में माइलस्टोन को अचीव करते करते वहाँ तक पहुँचना है, और जिससे हमारा मिशन अचीव होगा, जिससे हमारा मिशन जो है वो रिटेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग कमेटी ने देखनी होती है। ये इस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपके मैनेजमेंट हेड्स बैठे होते हैं, और ये एक कमेटी है जो डिसाइड करती है कि किस तरह वर्किंग होगी, हमारे पास करंट रिसोर्सेज क्या हैं और किस तरह हमने फ्यूचर में डिफरेंट चीज़ों को अचीव करना है। नेक्स्ट इज़ ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशनल प्लान है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ें देखी जाती हैं वो आपका मिशन है, क्योंकि अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव एम सेट ही नहीं किया हुआ तो आप आगे नहीं चल सकते। फिर आपने देखना है कि आईटी इन्वायरमेंट, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी फिजिबिलिटी है कि वो आईटी इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सके, वो टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रेन कर सके, क्या लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो आईटी इंफॉर्मेशन को समझ सकें, या आपके पास प्रोफेशनल्स हैं ऐसे जो कि कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो वो उसको सॉल्व कर सकें। तो ये देखना होता है कि हमारा आईटी इन्वायरमेंट क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो आप न्यू आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं या एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपका आपने अपना मार्केट डेवलपमेंट करनी है, मार्केट को बढ़ाना है और आप ज़्यादा डाटा अपने प्रीवियस उसमें स्टोर नहीं कर सकते, या फिर आप अपडेशन चाह रहे हैं, कोई डिलीशन चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है तो वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर कंस्ट्रेंट्स क्या आ रही हैं आपकी करंट आईटी फंक्शन में, और न्यू आईटी फंक्शन जो है वो किस तरह आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फिर आपका एप्लीकेशन पोर्टफोलियो जो हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था, वो कैसे सपोर्ट करेगा इस चीज़ को, क्या किस टाइप की एप्लीकेशन है जो आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, क्या कोई एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ऐसी एप्लीकेशन है जिससे एम्प्लॉय का डाटा रिटेन करेगा, या सेल्स से रिलेटेड है, या कोई आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन से रिलेटेड है। तो ये सारा कुछ देखा जा रहा होता है। फिर रिसोर्स एलोकेशन सॉरी रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमंस की शक्ल में हैं या मॉनेटरी टर्म्स में हैं, या फिर कोई कैपिटल वो मॉनेटरी टर्म्स में ही आ जाता है, या आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज़ की नॉलेज है उसकी टर्म्स में है, कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप किस तरह उसको बेस्ट एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं, और आप इस प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, आपका क्या टाइम प्लान है सारा। तो ये चीज़ उसमें कंसिडर की जाती है। फिर जब आपने इवैल्यूएट करना होता है या जस्टिफाई करना होता है अपनी आईटी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट कॉस्ट एंड इश्यूज़ को, सबसे पहले असेस करते हैं कॉस्ट को। एक आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है जो आपके फ़िक्स्ड एसेट्स के ऊपर, या फिर जो आपकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर आती है, और फिर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप होती है। ठीक है, इन दो चीज़ों के ज़रिए कॉस्ट को असेस किया जाता है। फिर बेनिफिट्स, यानी कि जो चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो क्या वैल्यू जनरेट करेगी, उसके अंदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स आ जाते हैं कि आईटी जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कैसे डिज़ायरेबल होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या रिजल्ट जनरेट करेगी, और उसको
इम्प्लीमेंट करवाने में कितनी कितनी डिफ़िकल्टी होगी, क्या कंस्ट्रेंट्स आएंगी, और उसमें कितना आपका मॉनेटरी यानी कि एक्सपेंस कितना हो जाएगा। और फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कॉस्ट और बेनिफिट को। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा होती है वो आपके लिए उतना फिजिबल कंडक्ट करती है। नेक्स्ट इस आप कंडक्ट करवाते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और ब्रेक इवन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप देखते हैं कि जो आपका करंट है और जो फ्यूचर में आपके पास इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जनरेट होंगे, उसके अंदर आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आपके जो अभी अभी एक्सपेंस हो रहा है, क्या वो फ्यूचर में आपका इजीली रिकवर हो जाएगा या नहीं होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आपको उतना बेनिफिट देगा या नहीं देगा। और ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर आप प्रोडक्शन को और एक्सपेंसेस को और इनकम जो आपसे जनरेट होगी उसका आइडिया कर लेते हैं। ठीक है, ये और यही आपके लिए आइडिया करने के लिए आसान होता है। ठीक है, इसमें बिजनेस केस अप्रोच, ये तीनों बिजनेस केसेस अप्रोच हैं। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू उस जो भी आप आईटी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं उसकी क्या है, और वह फ्यूचर में क्या रिजल्ट जनरेट करेगी। ठीक है, आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसका पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। थैंक यू।